हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सॉरी, थोड़ा काम था इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पाया। पर अभी जो हम हैं वो चरक चिकित्सा का जो चैप्टर नंबर 4 है, रक्तपित्त चिकित्सा, उसको हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब ये बुक हैं, इस सबको खोल लें। पर इसके साथ साथ हम एक नोट्स हैं तो उससे पढ़ते जाएंगे। पर आपके पास यदि काशीनाथ जी की बुक है तो आप उस बुक को ओपन रखिए और उस बुक में टिक लगाते जाइए कि आपको किस किन चीज़ों को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है इसके अंदर वो है रक्त और पित्त। तो अपने बुक के ऊपर ही सबसे पहले लिख लीजिए दोष और दुष्य। तो यहाँ पर जो दोष है वो है पित्त और जो दुष्य है वो रहेगा रक्त। ठीक है, फिर सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आता है वो है निरुक्ति। तो जब भी हमसे कोई पूछे कि इसकी निरुक्ति क्या है तो ये संयोगा दूषणा तत्तु सामान्य गंध वर्णयो रक्तस्य पित्ताख्याम रक्त पित्त मनीषी भी। इसका मतलब सिंपल सा है और श्लोक भी सिंपल सा याद हो ही जाएगा कि संयोगा दूषणात् तत्तु सामान्य गंध वर्णयो। संयोग होने से मतलब सीधा सा सिंपल है कि हिंदी में भी नीचे लिखा हुआ है कि रक्त और पित्त दोनों का संयोग होने से। ठीक है, मैं स्क्रीन को स्प्लिट थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, सीधा सा इस चीज़ को पढ़ेंगे कि रक्त और पित्त दोनों का संयोग होने से। सबसे पहले नंबर का ये यहाँ पर जो वर्ड है संयोगात का मतलब है कि रक्त और पित्त दोनों का संयोग होने से जो कि दूषित है। दूषणात् तत्तु सामान्य गंध वर्णयो हो। सो सेकेंड मतलब क्या होता है, दूषणात् या तो पित्त जो है वो रक्त को दूषित करते तो हो सकता है, और सामान्य गंध वर्णयो हो मतलब इसका मतलब होता है कि रक्त और पित्त इन दोनों की गंध जो है वो समान होती है, और वर्ण जब समान होने लगे तो रक्त से पित्त खाम रक्त पित्तम मनीषी भी। तो लोग इस चीज को रक्त पित्त कहते हैं। सिंपल से डेफिनेशन है, सीधा सा श्लोक भी याद हो जाएगा। जिसके संयोग होने से या तो दूषित होने से, किस किसके संयोग होने से, रक्त और पित्त के संयोग होने से। दूषणात् या तो पित्त का रक्त को दूषित करने से, या तो फिर रक्त और पित्त दोनों की गंध और वर्ण सामान्य होने से। इस चीज को, इस रोग को हम जो है मनुष्य लोग जो मनीषी भी रक्त पित्त कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा पे। ये सबसे मेन पॉइंट ऑफ व्यू है, पीजी में भी ये पूछा जाता है। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेन पॉइंट है कि महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी किस किस रोग के लिए बोला गया है। तो ये जो रोग के लिए बोला गया वो है हमारा रक्तपित्त। ठीक है, और इसके ऊपर यदि किसी के पास बुक है तो उसमें आप श्लोक में टिक लगा ले। पंच गंगे पुनर्वसु, वो सबसे पहला जो तीसरे नंबर का श्लोक लिखा हुआ उसमें वरिहंते जितात्मनः पंच गंगे। ये जो जहाँ ये पंच गंगे मतलब होता है जिस स्थान पे रक्त पित्त की बोला जाता है कि इस स्थान पे सबसे पहले रक्त पित्त दोष माना गया है कि वहां से हुआ था। ठीक है, तो सीधा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आप इस चीज को समझते हैं। महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी, ऐसा रोग जो महागत हो, अधिक तीव्र हो, ऐसा इस रोग को हम रक्त पित्त कहते हैं। और जो ऊपर निरुक्ति में परिभाषा याद करी थी फिर से उसको कॉपी कर दे। संयोगाद दूषणात् तत्तु सामान्य गंधगुण रक्त से पित्त काम रक्त पित्तम मनीषी भी। ठीक है, यहाँ पर मैंने निदान का श्लोक डाला नहीं है, तो निदान का श्लोक आप सीधा सा बुक से देख ले। और बुक में देखने पर मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा जो आपने शायद पहले जो कि संस्कृत पढ़ता है उसको पता होगा। तो इसमें श्लोक देके रखा है कि तस् उष्ण तीक्ष्ण अम्ल च कटुनी लवणम लवणानि च घर्मश्च अन्न विदाहश्च हेतु पूर्व निर्देशते। ठीक है, तो उष्ण पता है, आप सेकेंड ईयर में आ गए हो या जब भी आपका प्रोफ चल रहा है तो आप सीधी सी लिख दोगे कि जितने भी तीक्ष्ण जो कि पित्त को बढ़ाएंगे वो सारे निदान यहाँ लिख सकते हो। एक वर्ड है यहाँ पर घर्म, घर्म। ठीक है, तो उसमें घ अर्म का मतलब होता है, घर्म का मतलब होता है आतप। जो धूप का सेवन करते हैं उनका भी पित्त प्रकोपित हो जाता है जिससे रक्त पित्त हो सकता है। अब बात करते हैं संप्राप्ति की। तो संप्राप्ति पहले जो फ्लो चार्ट बना हुआ उसको आप समझ लीजिए। ठीक है, जो संप्राप्ति का जो श्लोक है वो श्लोक नंबर 7 है। चिकित्सा जो है संप्राप्ति का 7 नंबर का श्लोक है। ठीक है, निदानों का सेवन करा जिससे क्या प्रकोप होगा आपका, जब आप निदानों का सेवन करोगे। ठीक है, आपने क्या करा, निदानों का सेवन करा है। ठीक है, निदानों का सेवन करने से आपका पित्त सबसे पहले प्रकोपित होगा, फिर वह पित्त क्या करेगा, रक्त को दूषित करेगा। रक्त रक्त में हड़प बढ़ जाती है। हड़प मतलब होता है कि कहीं ना कहीं रक्त धातु की जो प्रोडक्शन लेवल है या तो जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी, और उससे क्या होगा कि वो पूरी बॉडी में फैलने लगे। रक्त अपनी पूरी बॉडी में है,
तो जो पूरी बॉडी में फैलेगा तो रक्त की उष्मा से, ठीक है, जो रक्त की उष्मा है उससे मांस आदि धातु द्रवभूत निकलता है। तो जहाँ जहाँ जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी बॉडी में पित्त बढ़ा, उसने रक्त को दूषित करा, और रक्त कहाँ चलेगा, आपके थाइज में चलेगा। थाइज में फेट स्टोर्ड है, तो जहाँ थाइज मतलब मैं ऐसा बता रहा हूँ, नॉर्मली जो हमारा फेट जो साइज जो ज़्यादा रहता है वो थाइज में रहता है, तो थाइज में वो चलेगा, तो वहाँ पर क्या करेगा, जो फेट जो मांस आदि धातु जितनी भी है वहाँ से उसको क्या करेगा, धीरे धीरे कम करके द्रवीभूत करने का लगेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, रक्त वाहिनी जो धमनियां है वहां पर अपना जो रहेगा रक्त की वृद्धि होगी, उससे रक्तपित्त होगा। तो रक्तपित्त जो होगा फिर हमने को सिम्टम में से मिलेगी कहीं पे भी, जैसे कि यदि लोअर एक्सट्रीमिटीज में हो रहा है तो आपके मूत्र मार्ग से या गुदा मार्ग से उस चीज को वो निकालेगा, मतलब जो बढ़ा हुआ रक्त उसको निकालेगा। यदि ऊर्ध्व रक्तपित्त है तो वो ऊपर के जितने भी जहां पर भी ऐसी चीजें हो रही है वो वहां से निकलेगा। अब बात करते हैं श्लोक की, इजी श्लोक है। ते हेतु भी समुत्कृष्टम रक्तपित्तम प्रपद्यते। ते हेतु भी मतलब जो भी निदान है उनका सेवन करने से, समुत्कृष्ट समुत्कृष्ट मतलब होता है कि उस स्थान पर जाके पित्त रक्तम प्रपद्यते, पित्त और रक्त को दूषित करता है, ठीक है। फिर आगे जो आएगा वो आएगा तदद्यो नित्य नित्यवात प्रपन्नम च वर्तियेत तत् प्रदुष्यति। फिर वो जाकर क्या कर देता है, रक्त को दूषित करता है। तस्य उष्मणा, और उसकी उष्मणा से द्रवो धातु धात्वा च प्रसिच्यते, और जो द्रव रूप में जो धातु है वो आ जाती है, और स्विन्यस्तेन संवर्धि है भूयस्त दधि गच्छति, ठीक है। इस प्रकार से इसकी संप्राप्ति है, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू चरक में पूरा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब उसके बाद में ये इजी से टेबल आप बना सकते हो, सारी उसकी निरुक्ति अपन ने कर ली है, ठीक है। उसके बाद जो बुक में श्लोक नंबर 10 है वो इस प्रकार है कि प्लीहांच यक्षेव तद विषम वर्तते, कि प्लीहा और यक्तर उसका मेन स्थान बोला गया है, ठीक है, इजी है। अगला चलते हैं अपन इसके भेद, तो भेद अपन यहाँ पर गति के हिसाब से अलग है और भेद यहाँ पर, तो भेद यहाँ पर सिंपल से याद रखें, वात पित्त कफ द्वंद्वज और सन्निपातज, ठीक है। तो अपन अब अपने को पेशेंट से याद रखना है इसको, कि यदि आपके पास पेशेंट आया कफ जन्य का, तो जो उसका जो स्पूटम में या फिर गुदा मार्ग से या तो लोअर रीजन से जितना भी ब्लड निकलेगा उसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें ये सिम्टम यहाँ रहेंगे। जैसे कि इसको याद रखने का तरीका क्या रहेगा, अपने का स से याद रख लेंगे। स से कैसे याद रखें, सांद्र स पांडु स स्नेह पिछिलम च कफान्वितम, सीधा सा। स से 3 वर्ड आ रहे हैं, पिछिल भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, पिछिल मतलब चिपचिपा होता है, वो कफ के लिए पर्टिकुलर सिम्टम है ही से। तो सांद्र स पांडु स स्नेह पिछिलम कफान्वितम, सीधा सा श्लोक है, ठीक है। अब रक्त पित्त है और पित्त मेन है, तो पित्त जो मेन होगा इसलिए उसकी 2 अपने यहाँ पर लाइनों का श्लोक देके रखा है। रक्तपित्तम कषायभम, ठीक है। सबसे पहला क्या लक्षण हो रहा होगा, कषायभम। कृष्ण गोमूत्र सन्निभम, ठीक है। जो ब्लड निकलेगा वो कषायभम, कषाय की जो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कैसा रहेगा, कषाय जो वर्ण की तरह क्रांति वाला रहेगा, ठीक है। कृष्ण मतलब काला रहेगा, गोमूत्र सन्निभम या गाय का जो मूत्र रहता है उसके समान वो रहेगा, या फिर मेज का गार मतलब कि अनेक रंग मिला हुआ, ऐसा मल्टी कलर जो रहता है वैसा रहेगा। धूमाभम अंजनाभम च पेतिकम, या तो कैसा रहेगा, धूम के समान या अंजन धुएं के समान अंजन वाला पेतिक रहेगा। सिंपल सी चीज है, इसमें मल्टीपल सिम्टम अपने को दिखेंगे। काला तो याद रख ही लो, और गोमूत्र के सन्निपम गोमूत्र के समान होता है, गोम में चक्काकार, और धूम और अंजनाभम। जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं वो इसको मेन याद रखें, क्योंकि रक्त पित्त में पित्त का लक्षण मेन होता है, क्योंकि गोमूत्र के समान। और पर्टिकुलर आपको एक अलग सी वेराइटी भी दिख रही है कि यहाँ पर मेज का गार है, धूम अंजनाभ है, तो ये पीजी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला जो पॉइंट है वो वातजन्य रक्त पित्त का है। श्याव अरुण सफेनुम च तनु रुक्षम च वातिकम, जो क्या होता है, श्याव होता है, अरुण होता है, सफेन होता है, तनु होता है, च रुक्ष वातिकम। तो यहाँ पर अपन किस चीज की बात करेंगे, कि जो श्याव होता है, श्याव अरुण सफेन तनु रुक्ष, मतलब जो इस कलर की अपन यहाँ पर बात कर सकते हैं कि श्याव अरुण सफेन। आपको पता है कि वात होगा तो वात में कहीं ना कहीं श्याव और अरुण वर्ण तो आप फिक्स कर लीजिए। जैसे कि अपन मानते हैं कि पित्त में सांद्रता रहेगी, पांडुता रहेगी, उसी प्रकार जो वात होगा उसमें श्याम और अरुण वर्ण। सफेन मतलब झाग तो होगा ही होगा, और पतला होगा और रुक्ष होगा, उसको वातिक कहेंगे।
अब थोड़ा सा मैं डीप जाऊं तो आप द्वंद्वज में दोनों मिक्स रहेगा और संधिपातज में त्रिदोषज रहेंगे। सीधा सा बात है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आएगा रक्तपित्त का, अपन इसको थ्रू द नोज जब ब्लीडिंग होती है तो इसको इपिटेप्सी इपिप्टेसी कहते हैं, और जब स्पुटम के साथ आता है तो हीमोप्टाइसिस कहा जाता है, और हीमे एमेटिक कहा जाता है जब भी उल्टी के साथ जब हमारे मतलब ब्लड आता है तब, और स्टूल के साथ यदि ब्लैक स्टूल आ रहा है तो अपन मलेना कहेंगे, और फ्रेश ब्लीडिंग जब हो रही है तो ब्लड इन फीसिस कहा जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स है जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को दर्शाएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड होता है, आप इसको या मार्क कर लेना आपकी बुक में, म लेना। ठीक है, व्हाट इज मलेना? मलेना ये होता है कि ये आपके स्टूल में निकलेगा, मतलब विथ स्टूल निकलेगा, और स्टूल में निकलेगा बट जो स्टूल रहेगा वो ब्लैक रहेगा, मतलब जो स्टूल रहेगा उसमें आप डिटेक्ट कर सकते हो कि जब ब्लैकिश जो स्टूल हो रहा है कंटिन्यू ब्लैक कलर का हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें ब्लड मिक्सिंग हो रहा है। पर ये रेड होने के स्थान पर ब्लैक क्यों है? क्योंकि ब्लैक इसलिए क्योंकि ये अपर जो जीआईटी सिस्टम है ये वहाँ पर होने वाला ब्लीडिंग है, मतलब ये ड्यूडेनम का, ये स्टमक का है। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स का है। जब अपन लार्ज इंटेस्टाइन में यदि कोई ट्रॉमा होता है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो रहा है, या तो सिग्मोइड कॉलन में कोई कॉलन्स में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके रेक्टम में कोई प्रॉब्लम है, या फिर आपके एनस में कोई प्रॉब्लम है, तो तब ब्लीडिंग हो रही है किसी भी प्रकार के ऑब्स्ट्रक्शन से, परफोरेशन के कारण कोई ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें आपको फ्रेश ब्लीडिंग मिलेगी। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। और इपिप्टेसिस मतलब विथ नोज आपको रहेगा। ठीक है, इपिप्टेसिस रहेगा, और हिमोप्टाइसिस रहेगा तो आपको जो स्पुटम के साथ में आपको ब्लीडिंग दिखाई देगी, और यदि हीमेटम एमेसिस रहेगा, ठीक है, एमेटिक किसको कहते हैं? जो वॉमिटिंग होती है, तो हीमेटा एमेटिक मतलब कि विथ ब्लड के साथ आपको जो वॉमिटिंग हो रही उसको कहेंगे। तो ये 3-4 टर्म जो रहेगी आपको पेशेंट को डिफ्रेंशिएट करने में सही रहेगा। प्लस साथ में आप ये भी चीज़ समझ सकते हो कि पेशेंट किस प्रकार का हो रहा है और अपने को किस प्रकार के यहाँ पर देखने हैं। अब गति की बात करें तो सिंपल सी आपका अगला श्लोक आ जाएगा, पर बुक यदि आपके पास है तो आपको एक सिंपल श्लोक मिलेगा 13 और 14 नंबर का श्लोक। ये बोल सकते हैं यूनिवर्सली अप्लाई है। इसमें लिखा है कि एके दोषे अनुगत साध्यम द्विदोषम व्यापम। सीधा सा सिंपल सा कि यदि एक दोष है तो वो साध्य होगा, कोई भी रोग है वो एक दोष है तो वो साध्य होगा, द्विदोष है तो व्याप्य होगा, और त्रिदोष है तो वो असाध्य होगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला श्लोक है वो 15 नंबर का श्लोक है, उसमें गति बताई गई है। तो दो प्रकार की गति होती है, ऊर्ध्व गति और अधोगति। तो ऊर्ध्व गति जो होती है 7 बताया गया उसके मार्ग, और अधोगति के 2 मार्ग होते हैं, मूत्र मार्ग या तो गुदा मार्ग। 7 मार्ग में से कौन कौन से? 2 नाक हो गए, 2 कान हो गए, 2 नेत्र हो गए और 1 मुख हो गया। सीधा सी सिंपल सी चीज़ है। जो ऊपर की जो हेड रीजन में जितने भी हैं ऊर्ध्व गति में, अधोगति में 2 द्वार बताए गए हैं। ठीक है, अब अगला जो आ रहा है आपका, वो आ रहा है साध्य असाध्य रक्त पित्त में असाध्य अवस्था। तो ये यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है। ठीक है, तो इसमें साध्यता के लिए ये है कि जो एक मार्ग बलवान्वित हो, न अति वेगवान न अति उत्थित, रक्तपित्तम सुख कालम साध्यम च न उपद्रवम। ये आपका श्लोक नंबर 22 है, और श्लोक नंबर 18 से लेके जो 21 है वो उसको मैंने हिंदी में नीचे लिख दिया है। असाध्यता, इतना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है असाध्यता के श्लोक का, पर जो पीजी पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसमें फर्स्ट लाइन उसमें श्लोक आप टिक लगा लें कि तुल्यम गुणप गंधेन, तुल्यम गुणप गंधेन। ठीक है, कि यहाँ पर आपको इस वर्ड को मेन याद रखना है कि ये जो तुल्य होता है वो कुणप गंधेन मतलब कुणप के गंध के समान हो सकता है। ठीक है, या होता है तो उसको असाध्यता मानी जाती है। ठीक है, जो रक्त होता है वो जो मुर्दे के गंध के समान दिखाई देता है, हरिद्रा वर्ण का। इस प्रकार से जो है ये असाध्यता तो आप इजीली कोई सी भी लिख दोगे तो चलेगा। ठीक है, अब साध्यता पे आते हैं। साध्यता क्या होगी? एक मार्ग बलवान्वित, तो सिर्फ एक मार्ग से होता है, या तो लोअर रीजन से हो रहा है या तो अपर से, मतलब ऊर्ध्वगति हो रहा है या तो अधोगति हो रहा है। सिंपल सी चीज है। ठीक है, बलवान्वित हो मतलब थोड़ा सा स्ट्रेंथन दे रहा है, ना अति वेगवान और ज्यादा वेग नहीं है। वेग, अब वेग का मतलब क्या समझे? वेग मतलब हो रहा है एपिसोड्स, कि बार बार उसके एपिसोड्स तो नहीं आ रहे कि
मतलब अभी वॉमिटिंग हुई थी और अभी ब्लड आया था, फिर वापस से ब्लीडिंग वॉमिटिंग हुई, वापस से ब्लड आया, दिस इज द एपिसोड, ये उसकी वेग है। और उसके बाद जो होगा कि नूतन नूतन मतलब थोड़ा सा नया, नवोन्नतितम मतलब न्यू होना चाहिए। मतलब जैसे आज ब्लीडिंग हुई और आज ही आपके पास, आज ही ब्लीडिंग हुई, आज ही आपके पास वो पेशेंट आ गया कि मेरे जो स्टूल से है वो ब्लड आ रहा है और मैं यहाँ आ गया हूँ, दिस इज द वे रक्त पित्त शादी हो जाएगा। और सुख काले साधितम, यदि वो हेमंत और शिशिर ऋतु, हेमंत और शिशिर ऋतु मतलब जो कि विंटर सीजन है, ठीक है, उसमें आएगा तो वो साध्य रहेगा, क्योंकि उसमें कोई उपद्रव नहीं होंगे। विंटर सीजन में इजी टू डिटेक्ट रहेगा और इजी टू कवर करने के लिए, क्योंकि ठंडा सीजन है, पित्तों को अपन इजीली कम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वो है अपनी चिकित्सा का, ठीक है। तो सबसे पहले चिकित्सा सूत्र जो कि हर पॉइंट में और पीजी के लिए भी आवश्यकता, अक्षीण बलमासस्य रक्तपित्तम यदस्नतः तद्दोष दुष्टम उत्कृष्टम नादो स्तंभ्रम विहितम, ठीक है। ये कुछ कुछ इसको संप्राप्त जो चिकित्सा सूत्र भी मानते हैं, कुछ कुछ नहीं भी मानते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रोवर्शियल है कि कुछ इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं या तो ये सिर्फ नॉर्मल पॉइंटों को बता रहा है, या तो पर अकॉर्डिंग टू चरक ये उसका चिकित्सा सूत्र है। अष्टांग हृदय और उन्होंने अच्छे से उसको निदान स्थान चिकित्सा स्थान में बहुत अच्छी सी चिकित्सा सूत्र बताया गया है, पर आप सेकेंड ईयर में हैं और आपके लिए ये ईजी रहेगा, ठीक है। तो जब हम इसके बात करें एक्सप्लेनेशन की, अक्षीण बल मासस्य रक्तपित्तम यदशतम, जिस रक्तपित्त रोगी का बल, जो बल है वो मास जो है वो क्षीण ना हो। फॉर एग्जाम्पल आपको जो है रक्तपित्त हुआ है, मतलब आपको बार बार वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा है, या तो आपको स्टूल में ब्लड आ रहा है, पर आपको कोई ऐसा नहीं है कि आप इमेशिएट हो चुके हो, आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही है, फर्स्ट पॉइंट, ऐसा वो रोगी नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, उचित रूप से भोजन करता हो, भूख भी प्रॉपर लग रही हो और टाइम से आप खाना भी करो, दिस इज द सेकेंड। ऐसे रक्तपित्त रोगियों को दोषों से उत्कृष्ट हुए उबड़े हुए रक्त को चिकित्सा में प्रारंभ में रोकने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन ऐसे कोई रोगी है और उस रोगी में, फॉर एग्जांपल वो रोगी मैं हूँ जिसको मैं बार बार ब्लीडिंग हो रही है थ्रू द माउथ या थ्रू द नोज, और मेरे को मतलब भूख अच्छी लग रही है, मैं इजी वे में अपनी डाइट कंज्यूम कर रहा हूँ, और डाइट लेने के बाद में ऐसा, यदि मैं ऐसा कोई पेशेंट हूँ तो अपने को उस पेशेंट को ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं देनी है जिससे उसकी ब्लीडिंग रुके, ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए वो दूषित रक्त को निकालने के लिए हो रही है, मतलब उसकी बॉडी उस चीज़ को कंजर्व कर रही है कि ये जो गंदा खून है ये इसकी या तो थ्रू द नोज या थ्रू द माउथ निकल जाए, है ना। यदि इस स्थिति में कोई मेरे को ऐसी मेडिसिन देता है जिससे मैं उस ब्लीडिंग को बंद कर लूँ, क्योंकि वो कम मात्रा में हो रही है, मेरे को कोई हानि नहीं हो रही है, मेरा भोजन अच्छा सा उसमें डाइजेस्ट हो रहा है मेरे को भोजन, तो उस चीज़ को मेरे को यदि कोई मेरे को ऐसे में यदि कोई मेरे को मेडिसिन देता है तो आप उसमें टिक लगाइए, आपको 16 प्रकार की व्याधियाँ होती है। नादो स्तंभनम मतलब ऐसे में आपको सबसे पहले क्या है, आपको कोई ट्रीटमेंट नहीं करना है, यदि आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपको 16 प्रकार की व्याधियाँ होगी, ठीक है। अब रक्तस्राव के बारे में यह बताया गया कि बलवान रक्तपित्त के रोगी को निकलते हुए रक्त का स्तंभन करने पर, अर्थात निकलने देना चाहिए, बंद ना करे, रक्तपित्त में लंघन करे। 16 प्रकार की व्याधियां हैं, वो आप श्लोक नंबर 26 और जो 27 है उसमें है, कुष्ठ है, प्रमेह है, एंड अना है, क्लास है, ब्ला ब्ला, ठीक है, उसको आप कर लीजिएगा। इसके बाद वाला जो श्लोक है वो भी इंपॉर्टेंट है, तेषाम उत्क्लेश बलिनो, जो बलवान रोगी है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में आम दोष बढ़कर बढ़कर रक्तपित्त की वृद्धि होगी, आम दोष का पाचन करना चाहिए, मतलब इन दिस ये बताया गया है कि रक्तपित्त का मेन कारण कहीं ना कहीं आम दोष भी हो सकता है, इसलिए रक्तपित्त में सबसे पहले आपको लंघन चिकित्सा करनी चाहिए। यहाँ पर मैंने नोट डाला है कि रक्तपित्त रोग जो रक्त मार्ग है, दोष संबंध, रक्तपित्त कारण का प्रारंभ, लंघन और तर्पण करना चाहिए, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपकी कोई भी कॉपी लीजिए और यहाँ पर आप उस चीज़ को नोट करते जाइए, क्योंकि अब यहाँ से आपकी बुक का काम खत्म हो जाएगा और मेरे जो नोट्स हैं उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में हो और आपको कोई योग इतनी डिटेल में याद नहीं करने हैं कि ये प्रियंगवादु कैसे बनाते हैं, उशी राधे कैसे बनाते हैं, लाजा तर्पण कैसे बनाते हैं, किसी को डिटेल पढ़ना हो तो उसके लिए वीडियो नहीं है, ठीक है। सीधी से आप चिकित्सा पे आइए कि सबसे पहले अपने को लंघन कराना है, फर्स्ट पॉइंट ये डालिए, उसमें तर्पण का प्रयोग किया जाता है।
ऊर्ध्व रक्तपित्त और अधो रक्तपित्त, दो चिकित्सा अलग अलग होती है। ऊर्ध्व रक्तपित्त में अपने को तर्पण देना है और अधो रक्तपित्त में पेय देना है। ट्रिक क्या है? काल, ठीक है, काल, काल में हिंदी में लिखना है काल, ठीक है, इस प्रकार से। तो काल का के जो आएगा, एल आएगा, और सॉरी ए आएगा, और इसका एल आ जाएगा, काल, काल का के ए एल, ठीक है। तो के किसके लिए आएगा? खजूर आदि के लिए, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं खजूर आदि, ठीक है। ल से लाजा तर्पण, ए से अम्ल अम्ल रस। तो ये तीन प्रकार के तर्पण होता है। सीधा सा सिंपल रे से याद रखे कि ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में क्या करना है? तर्पण करना है। तर्पण की ट्रिक क्या है भैया? काल, ठीक है। क से के होता है, के से खजूरादि लाजादि तर्पण, और अ से अम्ल रस, ठीक है। हो गया खत्म। अब अपन बात करते हैं ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त। ये आपको लग रहा होगा कि ये मैं किसी और बुक से पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। आप पूरी बुक आगे संहिता पढ़िए, और उसमें से मैंने सार छाट दिया है कि ये तीन जो तर्पण है, वो तीन तर्पण आपके ऊर्ध्व रक्तपित्त के लिए बताया। अधोगत रक्तपित्त के लिए दो पेय बताइए, जिसको आप पीयू या सकते हैं। क्या पीयू भैया? पीयू है ना, ऐसा आप रखेंगे कि अधोगत रक्तपित्त में क्या पीयू सर, तो आप पी से याद रखें प्रयोगवादी पेय, उशिरादि पेय, ठीक है। सबसे मेन है इसमें फिर निदान परिवर्जन करना है, ठीक है। उसके बाद आएंगे आपके शोधन चिकित्सा। अब बात करते हैं थोड़ा सा बुक की ओर, कि बुक में आपको और क्या मिलेगा। तो बुक में आपको ये मिलेगा कि सबसे मेन जो है वो है आपको इसका आहार और विहार, ठीक है। आहार में बताया गया है कि आपको साठी चावल खाना है, नीरी खाना है, कोड़दूष है, प्रसंग आती है, इन सबको खाना है आहार में। अम्ल रस का निर्देश बताया गया जिससे आपकी अग्नि और अच्छी हो, ठीक है। उसके बाद बताया गया है कौन कौन सी शाक खाना है, परवल, नीम की पत्ती, बेत, कीड़ा, तिक्त शाक, गंडीर, जिस, ठीक है। श्लोक नंबर 41 42 में बताया गया है कि कौन कौन से आपको मांस खाना है, पारावत का, कबूतर का, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। हाँ, दोष दूष अनुसार पथ्य भेद ये बताया गया है। तो उसमें श्लोक नंबर है कफानुगत यूषम शाकम रसम, शायद मेरे इसमें है, आगे बताऊंगा मैं इसको, ठीक है। उसका सेवन करना है। फिर रक्तपित्त में यवागु, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, और माशकाल, और सीधा सा आपका विरेचन, वमन विरेचन, संशोधन पे आ जाते हैं, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या है? सबसे पहले निदान परिवर्जन आपने करा दिया है, तर्पण और पेय तो आपने पिलाई ही दी है। अब नॉर्मल सा कोई भी पेशेंट आएगा तो उसमें क्या करना है? अपने पर संशोधन कराना है। बलवान रोगी और बहुदोष और उपद्रव ना हो, दिस इज द मेन थिंग। आपको संशोधन करने से पहले या तो कोई भी वमन विरेचन कराने से पहले देखना है कि रोगी के जो दोष है वो बलवान हो, रोगी भी बलवान हो, और कोई उपद्रव ना हो, मतलब कोई फुंसी नहीं हो रही हो, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, ऐसे रोगियों को, ठीक है। ऊर्ध्वगत रक्तपित्त में विरेचन कराना है तर्पण का प्रयोग कराकर, और अधोगत रक्तपित्त में वमन कराना है यवागु का प्रयोग करके। दिस इज द मेन थिंग। और ये कौन से श्लोक में मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। श्लोक नंबर है 61 पे है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत क्लिनिकल इंपॉर्टेंस यह है कि अब अधोगत रक्तपित्त में आपने वॉमिटिंग तो करवा दी उसको, पर वॉमिटिंग करवाने के बाद में आप क्या प्रयोग करोगे? अकॉर्डिंग टू मी आपने यहाँ पर जैसे ऊर्ध्व रक्तपित्त में तर्पण का प्रयोग करा दिया, ऐसे अधोगत रक्तपित्त में यवागु का प्रयोग कराओगे। पर यदि आपकी वायु बढ़ी हुई है तो आपको मांस रस का सेवन कराना है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मांस रस का सेवन कब कराया जाता है? जब अधोगत रक्तपित्त में वमन कराया जाए और वात बढ़ जाए तो आपको मांस रस का सेवन कराना है, ठीक है। सीधी सी बात आती है अब हमारे क्वाथ पे। तो यहाँ पर 2 क्वाथ, 2 घृत, 2 चूर्ण बताया गया है पूरी चरक संहिता में हमारी। अकॉर्डिंग टू रक्तपित्त के लिए शमन चिकित्सा में हमारा ये क्रम रहेगा। तो 2 क्वाथ, 2 घृत और 2 चूर्ण बताए गए। अट्रुष्वादि क्वाथ, पद्मक्वादि क्वाथ, अट्रुष्वादि क्वाथ, पद्मादि क्वाथ, 2 चूर्ण, 2 क्वाथ बताए गए हैं। घृत में वाषाद्य घृत, शतावर्याद्य घृत, ठीक है। घृत में 2 घृत बताए गए, वाषाद्य घृत और शतावर्याद्य घृत। चूर्ण में 2 चूर्ण होते हैं, किरातिक्त चूर्ण और उशिरादि चूर्ण। सीधी सी चीज़ है, कोई ज़्यादा इसमें आपको हेडेक नहीं होना चाहिए याद करने के लिए कि अब मेरे को ये है कि मैं इस चीज़ को याद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगली चीज़ आएगी जो कि ज़्यादातर बच्चे याद नहीं करते। मैंने आहार भी लिख दिया है और पथ्य अपथ्य में क्या लेना है ये भी लिख दिया है। पथ्य भेद से मैं आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, क्योंकि ये तो
कफानुगत्य ज़्यादा कफ होता है तो यूज का शाक का करना है अपने को, और वात का रहेगा तो मांस रस का करना है, ठीक है। शीतल स्थान पे रहना है। आहार में शाली पिष्ट कोट दूध शाक सेमक का यूज में मुदगरो, और शाक कौन सी खानी है और मांस रस कौन सा खाना है, ये भी मैंने 3-4 बता दिए हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतने बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। अब आपको मेन ये रहेगा कि भैया यदि मूत्र मार्ग से निकलेंगे तो क्या करूँ सर, गुदा मार्ग से निकले, नासा मार्ग से निकले रक्तपित्त, तो क्या करूँगा मैं। सीधी सी चीज़ है, यदि मूत्र मार्ग से निकलेंगे तो शतावरी और गोक्षुर का कल्क बनाकर गोदुग्ध के साथ उसको बोलते पाक करके कि भाई आपको ये पीना है। शतावरी और गोक्षुर 2 चीज़ें लेना है, उनका कल्क बनाना है, उसको थोड़ा सा पेस्ट बना के गोदुग्ध में पकाना है और उसको पीने के लिए देना है। और गोमूत्र के में जो मूत्र मार्ग में यदि रक्तपित्त है जो यूरिन के द्वारा निकल रहा है, उसमें 4 प्राणियों का कल्क गोदुग्ध में पकाकर देना है। तो गोदुग्ध में 2 चीजें पका कर देना है, शतावरी और गोक्षुर, पर 4 प्राणियों का कल्क भी उसी के साथ देना है गुदा मार्ग से। थ्रू द फीकल मैटर यदि आपका जो ब्लड है वो निकल रहा है तो उसमें मोचरस कल्क दुग्ध के साथ देना है, या वट वरोह वट शंख का कल्क जो है गोदुग्ध पाक के साथ देना है। ये थोड़ा सा मैं एडिशनल चीज बता रहा हूँ, इसको जो बच्चे पढ़ते समय छोड़ देते हैं, पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी क्लिनिकल प्रैक्टिस में ज़्यादा काम आएगी। इजी वे में याद रखें, मूचरस कहाँ दिया जाता है, तो जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल यदि कोई वुमेन है, उसको थ्रू द मेंस्ट्रुएशन के दौरान, या फिर कोई भी पाइल्स का पेशेंट है, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आपके पास कोई पास में कोई ऐसी कोई हॉस्पिटल नहीं है, पर आपके पास यदि मोचरस हैं, मोचरस इन द पाउडर फॉर्म इन द किसी में मिल जाएगा, दुग्ध के साथ कलक बना के आप ले लीजिए उसको, इजी वे में बहुत जल्दी काम करेगा। मूत्र मार्ग में किसको यूरिन में जलन होकर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो गई है, कोई आपके पास पेशेंट है, इजी वे में आप आयुर्वेद के हो तो सीधा सा शतावरी गोक्षुर 2 चीज़ें लीजिए, उसका चूर्ण का कल्क बनाइए, गोदुग्ध में पकाइए और उसको पीने के लिए वो जो इजी वे में आपको सिम्टम दिखाई देंगे। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है ये आप कॉलेज में भी अपना सकते हो ना। किसी की इपिप्टेसिस हो गई है, या तो नाक में से खून आना स्टार्ट हो चुका है, उसको अवपीड़न से देना है। कैसे देना है वो बता देता हूँ मैं। अवपीड़न का मतलब होता है जो कि स्वरस के द्वारा दिया जाता हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आगे पंचकर्म में पढ़ोगे आपको एक टाइप दिखेगा अवपीड़न। अवपीड़न का मतलब होता है जो भी नस्य, नस्य मतलब क्या होता है, नासा ही शीर्षो द्वारा, जो कि थ्रू द नोज दिया जाता है, उसके अंदर आपको मिलेगा। ट्रिक याद कर लिए, D3I2PY। D3I2PY का मतलब होता है द्राक्षा दुर्वा दाडिम, द्राक्षा दुर्वा दाडिम का रस। इन सब का रस, द्राक्षा मतलब अंगूर का रस, दुर्वा जो दुर्वा एक घास होती है टाइप होती है उसका रस, या फिर दाडिम, दाडिम के पुष्प जो अपने अनार है, अनार के जो पुष्प है उसका रस निकाल के उसकी नाक में डाला जाए, ठीक है, नोज में थ्रू द डाला जाए, 1 बूंद या 2 बूंद डालोगे खत्म हो जाएगा जो भी उसका ब्लीडिंग हो रही थी वो, ठीक है। I2 का मतलब होता है इक्षुरस मतलब गन्ने का रस, और स्त्री का दुग्ध, स्त्री दुग्ध को यहाँ पर I2 स्त्री से लिया गया है, ठीक है। P से पलांडु, पलांडु मतलब प्याज का रस, या यवाश मूल को यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आहार विहार शाक मांस रस पथ्य बता दिया है मैंने, और इसके अलावा ऑन द डेप्थ आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और मैंने आपको सारी चीज़ों का बता ही दिया है। इसमें एक चीज़ पॉइंट करें, कोई पीजी की तैयारी कर रहा है तो 79 पेज पे जो है, सॉरी 9 नंबर का जो श्लोक है उसमें आपको भस्म का प्रयोग मिलेगा। भस्म का प्रयोग में वैदुर्य मणि की भस्म, मोती भस्म, गेरू भस्म, ठीक है, काली मिट्टी, शंख भस्म, स्वर्ण भस्म, आंवला सुगंध बला के चूर्ण रात्रि को भिगोकर उसका पान करने के लिए बोला। तो भस्म का प्रयोग किस में बोला गया, और रक्तपित्त में, श्लोक नंबर 79 में ये बताया गया है। तो किसी को याद करना हो तो कर सकता है। थैंक यू वेरी मच सो बीइंग विद मी एंड थैंक यू।